हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 से जुड़े हुए जो भी जजमेंट हैं और जो भी आयोग अभी तक स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक ही वीडियो में आपको आर्टिकल 16 से जुड़ी सारी बातें पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आर्टिकल 16 जो है वो कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी, शासकीय या अर्धशासकीय नौकरी में अफसर की समानता। लोक नियोजन का विषय, लोक नियोजन मतलब होता है सरकारी नौकरी। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, कुछ आयोग और कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो सबसे पहले इसमें आया था कलेलकर आयोग 1953 में, उसके बाद मंडल आयोग जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस आया था, और लास्ट में 2006 में आया था एम नागराजन बनाम भारत सरकार केस। तो इन सबको समझना पड़ेगा, तो हम आर्टिकल 16 को अच्छी तरह समझ जाएंगे और उसके बाद हमें दोबारा शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले पहला क्लॉज क्या कहता है, उसके बाद इन सबको समझते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्लॉज कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। जबकि दूसरा कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा, और जो राज्य है विभेद नहीं करेगा किसी के साथ। अब ये था, तो इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति है, वो कहीं का हो, कोई जन्म कहीं उसने जन्म लिया हो, कहीं भी किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग का हो, उसका जन्म स्थान कहीं का भी हो, तो जो सरकारी नौकरी हैं या शासकीय अर्धशासकीय नौकरी हैं उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये था इसका मतलब। लेकिन आगे चल के भारत में, देश में ज़रूरत पड़ रही थी डोमिसाइल की, मतलब वहाँ के मूल निवासियों को नियुक्त किए जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ रही थी। अब सरकार क्या करती? तो सरकार ने एक काम किया, सरकार ने किया पहला नहीं, दूसरा संविधान संशोधन, और इसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया, ये वाला आर्टिकल 16(3), और उसमें लिख दिया कि अगर कुछ पदों पर सरकार, 1957 में हुआ था ये, तो ये ध्यान रखना है, कुछ पदों पर अगर सरकार डोमिसाइल की मांग करती है, डोमिसाइल की जरूरत दिखाती है कुछ पदों पर, तो आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) की जो मर्यादाएं हैं, आर्टिकल 16(3) की वजह से इस पर लागू नहीं होंगी, उनकी मर्यादाएं इस पर काम नहीं करेंगी। तो इस तरह से आर्टिकल 16(3) आया, जिसमें डोमिसाइल की बात की गई, कुछ पदों पर डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है तो उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हुई। उसके बाद अब आता है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा ये है कि अब आता है आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) आया। उसके बाद, हालांकि आर्टिकल 16(4) तो आ गया था, आर्टिकल 16(4)A में प्रॉब्लम था। आर्टिकल 16(4) आया और उसमें 22% आरक्षण की बात कह दी गई थी, और ये बड़े आराम से हो गया था, इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं, 22% आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन जब इसे बढ़ाने की बात कही गई और मोरारजी देसाई की सरकार में 1989 की बात आती है, तब एक आयोग का गठन किया गया। 1979 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया मंडल आयोग। इसमें मंडल करके एक व्यक्ति थे जो उसके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस विषय में बताया कि कहाँ कितना आरक्षण होना चाहिए। मंडल आयोग 1979 में बना। 1980 में उसने रिपोर्ट तैयार की। 1980 में उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और इस पर काम स्टार्ट हुआ
90 में, बीपी सिंह सरकार के टाइम। तो 1980 में जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने बताया कि अभी ओबीसी जो हैं, ओबीसी जातियां भारत में 52% हैं, जो पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 52, अदर बैकवर्ड क्लास वो 52% है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 52% मतलब इस तरह से आरक्षण दिए जाने की ज़रूरत नहीं है कि सभी जितना परसेंट में ये हैं उतना दिया जाए। आरक्षण दिया जाना है पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व उन्होंने बताया कि ओबीसी का होगा 27%, 27% होगा। SC ST अभी इसमें शामिल नहीं है। SC की हालांकि अभी इन्होंने बात नहीं किया था। टोटल मिला करके SC ST को दिया जा रहा था, SC ST को 7.5% दिया जा रहा था ST को, और 15% दिया जा रहा था SC को। 15% दिया जा रहा था SC को और 7.5% ST को। तो कुल मिलाकर के 27% की बात की गई OBC को, और सब कुछ मिला के हुआ 49%। 59.5% का आरक्षण टोटल मिला के हुआ, मतलब 50% की बात की मंडल कमेटी ने। मंडल, और आज भी वही चला आ रहा है। तो मंडल कमेटी ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, और 50% आरक्षण देने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। इसके बाद 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह मतलब बीपी सिंह की सरकार ने इसे स्वीकार किया। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके जब उन्होंने बीपी सिंह ने 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही, तो एक महिला थी इंदिरा सहानी नाम की, उन्होंने इसके खिलाफ केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने खैर उन्होंने क्या किया वो तो जानना जरूरी नहीं है, मेन चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के रिकमेंडेशन को सही बताया और 27% के आरक्षण को सही ठहराया कि ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के को 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। 27% के आरक्षण को सही ठहराया। लेकिन ये भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण कुल मिलाकर के 50% से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये फिर दक्षता कम करता है, कार्य करने की जो दक्षता होती है उसको कम करता है। इसलिए पूरा टोटल मिला करके किसी भी राज्य या पूरे देश में कभी भी 50% की सीमा क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये क्लियर कर दिया इंदिरा सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, और 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए सही ठहराया। तो दो चीज़ें यहाँ पे आई। इसके बाद क्या होता है, इस जजमेंट में एक ऐतिहासिक फैसला था। 16 नवंबर 1992, तो ये डेट ध्यान रखनी है। 16 नवंबर 1992 को दिया गया, और 27% के आरक्षण को तो मान लिया गया, लेकिन एक चीज और कह दी गई, 27% आरक्षण और 50% से ज़्यादा ना हो आरक्षण पूरे देश में, इन चीज़ों को मान लिया गया। और एक चीज़ और क्या कही गई, इसमें टोटल 9 जजेस की खंडपीठ बैठी थी। 9 सदस्यीय खंडपीठ बैठी थी, और इन्होंने क्या बोला कि सरकारी नौकरियों, लोक नियोजन में आरक्षण तो होना चाहिए 27% उनका, और बाकी जो पहले से चला आ रहा है 22% का वो। लेकिन एक चीज़ क्या है, क्रीमी लेयर को इन्होंने बरकरार रखा और कहा कि क्रीमी लेयर होगा, और क्रीमी लेयर के लिए उन्होंने आर्थिक रूप से, जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसे भी एक आंकड़ा बनाया जा सकता है या एक आधार बनाया जा सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, वही लिखा है। तो उस समय क्रीमी लेयर का क्या था वो देख लेते हैं। तो क्रीमी लेयर में उस समय ऐसा था, 1993 में 1 लाख से अधिक जो सालाना कमा रहा है उसे क्रीमी लेयर में रखा जा सकता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी की कमाई है, अभी वो 8 लाख कर दिया गया है। उसके बाद 2004 में 2.5 लाख किया गया, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6, और 2017 में जाके 8 लाख रुपए से ज़्यादा जो कमाते हैं उनको क्रीमी लेयर के
अंतर्गत रखा गया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई क्रीमी लेयर में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसे आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस चीज से सरकार खुश नहीं थी, तो कुछ तो करेगी सरकार, देखते हैं क्या करेगी। एक चीज और कहा सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक नियुक्ति की बात की। हाँ, प्रारंभिक ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आरक्षण है वो सिर्फ प्रारंभिक नियुक्ति के लिए होना चाहिए, उसके बाद नहीं। मतलब पदोन्नति में आरक्षण की बात को ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस बात पे सरकार ने क्या किया वो देखते हैं। इस चीज को देखते हुए सरकार ने 77वां संविधान संशोधन कर डाला। 77वां संविधान संशोधन कर डाला और 16(4) तक क्लॉज था, एक और जोड़ दिया 16(4)(a). 16(4)(a) और जोड़ दिया गया और इसमें SC/ST समुदाय के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की बात कही गई। तो 77वें संविधान में 16(4)(a) आया। 16(4) था, 16(4)(a) और आ गया और उसमें कहा गया पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई और वरिष्ठता की भी बात की गई। वरिष्ठता मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो कहा क्या गया था, एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, मतलब अगर राज्य को लगता है कि अधीन पदों में पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो उन्हें आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण और श्रेष्ठता दोनों दी जा सकती है। पदोन्नति तो आप समझ गए होंगे, श्रेष्ठता का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। मान लो सेम कैडर के सेम रैंक के दो ऑफिसर हैं, एक SC समुदाय का है और एक जर्नल का है, एक जर्नल का है और एक SC का है। तो इनका जब पदोन्नति होनी चाहिए तो दोनों सेम रैंक के ही होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से वरिष्ठ नहीं हो जाएंगे, ये सेम ही रैंक के होंगे। अगर सेम रैंक पे मान लो ये भी कलेक्टर है और ये भी कलेक्टर है, लगभग दोनों सेम रैंक के हैं, तो सेम ही रैंक के साथ इनकी पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन जो कायदे से होनी चाहिए। लेकिन अगर इसे SC कोटे में है और ये जनरल कोटे में है और इसका पहले पदोन्नति हो गई तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इससे भले ये सेम रैंक का था, लेकिन ये बाद में इसकी पदोन्नति होगी जब होगी, इसकी अगर इससे पहले हो गई है तो ये श्रेष्ठ माना जाएगा, इसकी ये बड़ा मतलब ये सुप्रीम माना जाएगा इससे। ये होता है श्रेष्ठता का सिद्धांत। तो इस चीज को भी 1995 में 77वें संविधान संशोधन में बोला गया कि ये चीज भी अब से लागू होगी। तो यहाँ पे जोड़ा गया 16(4)(a), जिसने क्या बात की, पदोन्नति में आरक्षण की, SC/ST के लिए। OBC की बात यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आता है रिक्तियां, बैकलॉग। ये आर्टिकल 16(4)(b), आर्टिकल 16(4)(b) बैकलॉग की बात करता है। मतलब रिक्तियों का मतलब यहाँ पे है, जैसे अगर 2016 की बात करें, 2016 में अगर SC/ST के लिए 400 सीटें, मान लो किसी पद पे 400 सीटें रिजर्व की गई थी, उसमें से 200 सीटें भर गई, 200 सीटें भर गई और 200 बच गई। तो अगर अगले साल के एग्जाम में इन्हें नहीं जोड़ा जाएगा, अगले साल का जो एग्जाम होगा जिसमें SC/ST को फिर से सेम अगर वो मिलेगा, आरक्षण मिलेगा सेम तरीके का जैसा भी मिले, उसमें इसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए अलग परीक्षा ली जाएगी और अलग से उन्हें इसमें अलग से नियुक्ति करनी होगी। कुल मिला के बात ये है। तो इसलिए ये किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो 50% का आरक्षण पार ना हो, इसके लिए इन्होंने ये वाला कदम उठाया। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो अलग से अगले साल जब पेपर होगा तो उससे साथ ही लेना होगा पेपर। अगर ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो वो अलग से कोई प्रावधान ही नहीं है, तो साथ लेना होगा। साथ लेंगे तो 50% से ऊपर हो जाएगा आरक्षण, वो अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ की गई कि अलग से पेपर लो और
उसे अलग से निपटा दो। ये इस साल की वैकेंसी में जो पिछले साल के बैकलॉग हैं उसे नहीं जोड़ा जाएगा। ये था आर्टिकल 16(4)(b), इस तरह से ये आया। सन 2000 में ही 82वां संविधान संशोधन भी किया गया। 82वां संविधान संशोधन भी 2000 में ही किया गया, और इसमें ये कहा गया कि मान लो SC और ST समुदाय के लिए कोई रिजर्वेशन निकला हुआ है, कोई पद निकला गया है, तो अगर उनके द्वारा पदोन्नति या किसी जो भरी जानी है सीटें, उसमें जो मानक रखे गए हैं, मान लो कट ऑफ रखा गया है 300 पार होगा तो उसको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं। लेकिन SC ST वाले केस में अगर ज़रूरत पड़ी और इतना नहीं हो पा रहा है तो उसे कम भी किया जा सकता है। ये जोड़ा गया 82वें संविधान संशोधन में 2000 में। और किस आर्टिकल में संशोधन किया गया, तो आर्टिकल 335A जोड़ा गया। 335A जोड़ा गया और इसमें कह दिया गया कि अगर SC ST समुदाय में रिक्तियां भरने में दिक्कत आ रही हैं, कट ऑफ की दिक्कत आ रही है, तो उसे कम भी किया जा सकता है। जो भी मर्यादा है उससे थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है 2006, और 2006 में क्या आया, M नागराज केस। M नागराज जो थे, इन्होंने केस किया और इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा कि सरकार इन्हें 3 रूल बता दिए कि अगर पदोन्नति में आरक्षण देते भी हो, पदोन्नति में आरक्षण मतलब 16(4)(a) की बात कही जा रही है, तो अगर पदोन्नति में आरक्षण देते भी हो तो 3 शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी? शर्त नंबर 1 होगी, सरकार अपने SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वह पिछड़ा समुदाय है। एक ये हो गई। दूसरा हो गई, पदोन्नति में आरक्षण से लोक प्रशासन की दक्षता, एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और तीसरा था, मात्रात्मक डेटा दिखाना होगा। सरकार की राय मात्रात्मक डेटा पर आधारित होगी। इसका मतलब अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उस जाति का, तभी आरक्षण दिया जाएगा, वरना नहीं। आरक्षण मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये इसकी जो प्रकृति है आरक्षण की, वो फंडामेंटल राइट की नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है ये। इसलिए अगर सरकार आरक्षण देती भी है तो इसे मात्रात्मक डेटा दिखाना होगा कि इनका प्रतिनिधित्व उस पद के लिए पर्याप्त नहीं है, तभी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। और अगर सरकार स्टेट की हो या केंद्र की हो, कोई भी अगर कोई पद पर आरक्षण नहीं देना चाहती पदोन्नति में, तो उन्हें मात्रात्मक डेटा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि वहाँ पे पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अगर आरक्षण दिया जा रहा है तभी ये वाला कानून रूल लागू होता है। तो ये सरकार पे छोड़ दिया गया, उस स्टेट की या उस राज्य की, उस स्टेट की या पूरे देश की सरकार पे छोड़ दिया गया जो दे रहा होगा आरक्षण, कि वो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना है या नहीं। तो ये था M नागराजन केस। उसके बाद आता है 16(6) जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 16(6) में कहा गया कि EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 16(6) जोड़ करके 2019 में संविधान संशोधन करके 16(6) जोड़ा गया, और इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% का आरक्षण दिया गया। और ये संविधान संशोधन कौन था? 103वां संविधान संशोधन था। इस तरह से आरक्षण खत्म होता है 16 संविधान की अनुच्छेद 16 के तहत। तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने जो भी था आर्टिकल 16 में सब कुछ क्लियर बता दिया है। इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कुछ और एक्स्ट्रा जानने का ज़रूरत है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सब कुछ कवर हो जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। आर्टिकल 16
आर्टिकल 17 और 18 के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।